हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये न्यूज़ एक दो दिन से राउंड में है, लेकिन हम इस पर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे थे। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो पहले हम कई बार SU-57 को लेकर बात कर चुके हैं और वही न्यूज़ बार बार घूम घूम कर सर्कुलेट होती रहती हैं। लेकिन अब जो इन्फो आ रहा है वो शोकेस करता है कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है और कहा जा रहा है कि इंडिया और रशिया के बीच में SU-57E को लेकर जो नेगोशिएशन है वो एडवांस स्टेटस पर पहुंच गया है। तो वियोन की रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि रशियन सोर्सेस कंफर्म करते हैं कि ये नेगोशिएशन एडवांस स्टेटस पर है और यहाँ पर जो नेगोशिएट किया जा रहा है वो कुछ ऑफ द शेल्फ प्लेटफॉर्म प्रोक्योरमेंट को लेकर है और वहीं पर बाकी बचे प्लेटफॉर्म लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत इंडिया में ही बनाए जाएंगे। ये कुछ Su-30 MKI के मॉडल की तरह होने वाला है। तो कहा जा रहा है कि रशिया ने ये ऑफर सामने रखा है, साथ में उन्होंने SU-57 के टेक्निकल एडवांटेजेस को भी एक्सप्लेन किया है इंडियन साइड को, और ये बताया गया है कि इनको लोकलाइज करने में क्यों हमारा फ़ायदा है। तो रशिया द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया अल्टीमेटली लाइसेंस प्रोडक्शन करेगा इन प्लेटफॉर्म्स का, उससे पहले ही ये प्लेटफॉर्म्स जो है रशिया डायरेक्टली ऑफ द शेल्फ इंडिया को सप्लाई करने के लिए तैयार है और ये कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। पर्सनली हमारे इसमें डाउट्स हैं, क्योंकि फिलहाल रशियन जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए एयरक्राफ्ट की सप्लाई नज़र नहीं आ रही है। रशियन साइड द्वारा इवन इनके एक्चुअल कॉम्बैट यूज केस में इनको ऑपरेट करने के एक्सपीरियंस को भी शेयर किया गया है, जहां पर बताया गया है कि कैसे ये प्लेटफॉर्म एयर टू एयर और एयर टू सरफेस रोल में इफेक्टिव रहा था। साथ में इसकी EW कैपेबिलिटी कैसे कैपेबल रही थी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स के अगेंस्ट में, ये भी एक्सप्लेन किया गया है। वहीं पर ओरिजिनल FGFA ऑफर को भी यहाँ पर प्रपोज किया गया है, जिसके अंतर्गत IF के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम्प्लीटली टेलर्ड मेड SU-57D वेरिएंट भी ऑफर में है, जैसा कि FGFA के अंतर्गत था। तो ये चीज़ हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि यहाँ पर जो टॉक्स हैं इंडिया और रशिया के बीच में SU-57 को लेकर, ये एडवांस स्टेटस पर है, नेगोशिएशन नहीं। और जहाँ तक इंडिकेशन मिल रहे हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि हो सकता है हम इन प्लेटफॉर्म्स में इंटरेस्ट दिखाएं भी, खासकर पाकिस्तान के J-35 एक्विजिशन को देखते हुए। तो ये चीज़ हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि J-35 के अगेंस्ट में ये एक अच्छा काउंटर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कई चीज़ें ट्रिकी भी हैं, जैसे कि जो सोर्स कोड शेयर करने की बात करी जा रही है वो बहुत अनलाइकली है। ICD तक चीज़ें हो सकती हैं, पर सोर्स कोड शेयर करने का मतलब, जैसे कि हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, अपने पूरे एयरक्राफ्ट के आर्किटेक्चर को आपके सामने रख देना। और अगर ये चीज़ हो रही है तो ये डील बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, क्योंकि फिर आपके पास ऑप्शन होगा अपने हिसाब से इनमें मॉडिफिकेशन करने के लिए भी। तो ये भी हमने एक्सप्लेन किया था कि कैसे SU-57 का जो एवियोनिक्स पैकेज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो है, पर अब पुराना होते चला जा रहा है। वहाँ पर अगर बेटर रेडार और कैन बेस्ड TR मॉड्यूल्स वाले AESA को यूज़ किया जाता है तो सेम एवियोनिक पैकेज से बेटर परफॉर्मेंस हम निकाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जो विरूपक्ष रेडार हम बना रहे हैं उसी पर बेस्ड एक रेडार जो है SU-57 के लिए बनाया जा सकता है, जो कि एक टेपर्ड स्लॉट एंटीना पर बेस्ड है, जहां पर आप ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर काम कर सकते हैं और इसको बेटर जैमिंग के लिए, बेटर सार इमेजेस के लिए आप इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा बेटर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। सेम चीज़ वेपन पैकेज को लेकर भी है। ऑल्दो ये बात भी हम आपको बता दें कि रशियन जो ऑफ़र है ये SU-57 के वेपन पैकेज को भी ऑफर करता है, जिसके अंतर्गत इनके वेपन पैकेज की भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जा रही है, जिसके अंतर्गत जो इनके इंटरनल वेपन बे में कैरी करे जाने वाली क्रूज मिसाइल्स हैं, जैसे कि K-69 और S-71K, साथ में जो 877M मिसाइल है जो कि 190 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है, इसका भी प्रोडक्शन लाइकली इंडिया को दिया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म के साथ। वहीं पर इंडियन वेपन्स को भी इनसे इंटीग्रेट करने की बात तो ओपनली करी जा रही है। तो ICD बराबर कंट्रोल मिल सकता है, इसके इंडिकेशन तो क्लियरली मिल रहे हैं, बट सोर्स कोड जो कहा जा रहा है उसके इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं। ऑल्दो ट्विन सीट वेरिएंट के लिए कहा जा रहा है कि ये टेलर मेड हो सकता है, लेकिन ट्विन सीट वेरिएंट में आप RCS पे और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो कि पहले ही SU-57 का दूसरे 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। तो ट्विन सीट वेरिएंट के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नज़र नहीं आ रही है। खाली अगर आप उसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह यूज़ करते हैं मैन अनमैन टीमिंग के लिए, तो वो सेंस बनाता है। अल्टीमेटली हमने ये एक्सप्लेन किया था कि SU-57 पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो J-35 का एक्विजिशन हो रहा है एक सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी ऐड कर सकता है और एक बैलेंस बनाने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन चाइना के अगेंस्ट में अगर आप इसे एज अ वेपन देख रहे हैं तो ये इनफ नहीं होगा। ये चीज़ हमने एक्सप्लेन करी थी कि चाइना के अगेंस्ट में जो एफर्ट है वो जॉइंट लगेगा और आपको मल्टीपल डोमेन में एक साथ काम करना पड़ेगा, वो इम्पोर्ट से पॉसिबल नहीं है। बाकी एक और सवाल उठता है कार्डसा सैंक्शन को लेकर। तो अमेरिका डेफिनेटली यहाँ पर कार्डसा सैंक्शंस इंडिया पर लगा सकता है। इवन EU ने भी एक तरीके से वार्निंग यहाँ पर दे रखी है कि अगर रशिया से किसी भी तरीके की डिफेंस डील्स होती हैं तो ये कंट्री डेफिनेटली पनिश कर सकती हैं।
इंडिया जैसी कंट्री को, तो यहाँ पर हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और अगर हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो इस चीज़ को आउट मनोवर कैसे करेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।